स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे V2 मिनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स के बारे में जिसे अभी ताज़ा-ताज़ा लॉन्च किया गया है। तो ये समझते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है जब इतने सारे सैटेलाइट यानी हज़ारों में हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, उतना लॉन्च कर चुके हैं, तो फिर उसे चेंज करने का क्या ज़रूरत हो रहा है? तो गड़बड़ ये था कि इनका जो कस्टमर ग्रोथ है वो एक्स्पोनेंशियली हो गया। यानी कि जहाँ पे 1-2 लाख कस्टमर आते हैं, वो हम 6-7 लाख कस्टमर पहुँच गए। तो ग्रोथ जो था वो एक्स्पोनेंशियल हो गया। यानी नेटवर्क कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा स्पीड से सरपास कर गए। फिर ये समझिए कि इसका यही साइड इफ़ेक्ट था कि अब नेटवर्क में बॉटलनेक आ रहा है, अब नेटवर्क नहीं ठीक से काम कर पा रहा है और इसी दरमियान जब ये सारा चीज़ हो रहा था, इन्होंने टी मोबाइल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट पे आ गए। अब रहा बात कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा जाता है कि मतलब अगर आप अपना ऑब्लिगेशन नहीं किए तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो उसका कॉन्ट्रैक्ट ये है कि वो 5G स्मार्टफ़ोन को जिसके पास भी टी मोबाइल का सिम होगा, वो सीधे स्टारलिंक के सैटेलाइट से बात कर सकेगा। तो क्या ये सैटेलाइट के जो अभी है इस ऑर्बिट में कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं लेकिन उस हिसाब से बनाया नहीं गया है, तो बहुत वीक सिग्नल आएगा, थ्रूपुट ऑलमोस्ट यूज़लेस होगा। तो इसीलिए एक नया बेटर डिज़ाइन का सैटेलाइट इन्हें डेवलप करना है जिसे वो V2 कहते हैं। वो सैटेलाइट के बेसिस पे टी मोबाइल के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, पैसा आएगा जाएगा और हम V2 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। तो ये उनका क्या है। अब रहा बात कि ये तो हुआ सैटेलाइट नेक्स्ट जनरेशन की ज़रूरत क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट तभी पूरा हो सकता है। फिर अब बात आता है कि ये सारे सैटेलाइट्स में ये आयन गैस थ्रस्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आयन थ्रस्टर्स बात है कि एक्सपेंसिव गैस यूज़ करता है। तो रहा बात कि अगर आप कुछ सैटेलाइट भेज रहे हैं या कुछ ऑब्ज़र्वेटरी मतलब थोड़ा-मोड़ा कुछ कर रहे हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप हज़ारों सैटेलाइट भेज रहे हैं, वो दाम जो गैस का मतलब पहले उतना भारी नहीं लगा था, वो अब धीरे-धीरे बहुत महँगा हो जा रहा है। जैसा होता है ना जब भी आप सर्वर-वर्वर कुछ बना रहे हो, तो आप नहीं सोचोगे ना कि अच्छा ये रैम और ये रैम के दाम के बीच में मान ली $1 का अंतर है। तो उतना फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है वो $1 अगर मान लीजिए 5-6 हज़ार पीस खरीद रहे हैं, तुरंत पड़ गया। तो सेम वही होता है कि आर्गन ये जो गैस इस्तेमाल कर रहे थे, वो एक्सपेंसिव है। तो वही समझिए कि अभी ये लोग क्रिप्टॉन इस्तेमाल करते हैं। सबसे बेस्ट अगर आपके पास सब पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है या एक ही दो बार कर रहे हैं, तो जनरली ज़ीनॉन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़ीनॉन बहुत महँगा होता है, तो ज़ीनॉन से थोड़ा सस्ता क्रिप्टॉन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बात है कि अब क्रिप्टॉन भी महँगा लगने लग रहा है क्योंकि बोले हज़ारों सैटेलाइट ये लॉन्च करने का सोच रहे हैं। तो वही समझिए कि V2 जो है ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि V2 लॉन्च करने के लिए उन्हें ये चाहिए यानी कि स्टारशिप चाहिए। स्टारशिप का पहला कस्टमर कौन होगा? स्टारलिंक होगा और मतलब समझिए ये रॉकेट ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है। रियल वर्ल्ड में अभी इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ज़बरदस्ती का कुछ नहीं है इसके पास कि हम यूज़ कर सकें। तो स्टारलिंक के लिए बना जा रहा है। स्टारलिंक होगा तो ये दोनों एक-दूसरे का पार्टनरशिप से सक्सेसफुल कर पाएँगे। तो यही प्रॉब्लम है कि इनका करंट नेटवर्क सैचुरेट हो चुका है। जो इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया टी मोबाइल के साथ, उसके लिए नया डेवलपमेंट चाहिए। जो आयन गैस थ्रस्टर से अपना सैटेलाइट ऑर्बिट कीपिंग कर रहे हैं, तभी वो इतना लो अर्थ ऑर्बिट में रह पा रहे हैं, वो सारा दाम अब पाइल अप कर रहा है। तो इसीलिए इनको ये सारी चीज़ को डेवलप करना है। अब बात करते हैं V2 मिनी, बार-बार ये शब्द इस्तेमाल होगा मिनी क्योंकि V2 के बाद जो है वो सिर्फ़ स्टारशिप से लॉन्च किया जा सकता है, वो बहुत बड़ा, बहुत भारी है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं ये मिनी है, ये समझिए वही टेक्नोलॉजी को मिनिएचराइज़ करके लॉन्च किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप समझिए कि ये सिर्फ़ 21 सैटेलाइट एक स्टैक में भेज पा रहे हैं, यानी एक फाल्कन 9 में सिर्फ़ 21 जा रहा है। जबकि इसको कंपेयर करेंगे तो 60 जाता था 1.5 में। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत बड़ा है ये कंपैरेटिवली और इसका वज़न भी 3 गुना ज़्यादा है, 800 किलो का एक सैटेलाइट 800 किलो का है। तो वही समझिए, ये भी लगभग 3 गुना ज़्यादा भारी है कंपेयर टू 1.5। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है थ्रूपुट बढ़ा रहे हैं, यानी कि एक सैटेलाइट कितने कस्टमर्स का मतलब क्लाइंट कॉल हैंडल कर सकता है, वो नंबर बहुत बड़ा है और मतलब इधर-उधर सारा डेटा कर पाएगा। और इसका यही फ़ायदा है कि ये फाइनली इसको इतना हॉर्स पावर है कि ये डायरेक्ट 5G फ़ोन से बात कर सकता है। इनको डिश की ज़रूरत नहीं। हाँ, क्या उसमें आपको एकदम हाई स्पीड थ्रूपुट मिलेगा 5G जैसा? नहीं। बस ये रहेगा कि सैटेलाइट से आप कनेक्टेड है, यानी कि बीच रेगिस्तान में भी आप चले जाएँ, आपका जीपीएस काम करेगा क्योंकि उसका मैप अपडेट रहेगा। तो आप किसी को पिंग भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप करना चाहते हैं, वो सब कर पाएँगे। तो अभी वो टेस्टिंग में, लॉन्च ज़रूर कर दिया लेकिन अभी वो टेस्टिंग अभी कुछ टाइम तक वो टेस्ट ही करते रहेंगे। उसके बाद डिसाइड किया जाएगा पब्लिक के लिए खोलना है कि नहीं खोलना है। या मतलब उसमें क्या फीडबैक है, क्या सही चला, क्या गड़बड़ चला, वो सब किया जाएगा। और यही समझिए कि ये V2 का मिनी ट्रायल है और इसमें लेज़र नहीं है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। लेज़र पे अभी तक वो नहीं पहुँचा और चांसेस ये है कि लेज़र ही बहुत बड़ा मॉड्यूल बन जाता होगा। इसीलिए इसमें बात बात सब लोगों का गेस यही है कि लेज़र ही वो डाल क्यों नहीं रहे हैं अभी तक। बात वही है कि वो साइज़ बहुत छोटा पड़ रहा है लेज़र्स के लिए। और यही ब्रिज टेक्नोलॉजी है कि जैसे ही स्टारशिप रेडी होगा तो मतलब एक होता है ना कि हम सारा चीज़ मना रहे हैं कि V2 में सब चीज़ काम करे, लेकिन एक होता है ना कि टेस्ट करके तो देखना पड़ेगा। तो ये टेस्टिंग का भी काम कर रहा है कि V2 का जितना डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं, उसमें जैसे लेज़र्स जाएँगे उसका टेस्टिंग इसमें नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी सारी चीज़ का टेस्टिंग हो रहा है। नए जनरेशन का टेस्ट मतलब एंटीनास का डेवलप ऑब्वियसली इसमें 4 एंटीना है, उसमें 18 एंटीना लगाया जाएगा या जो भी मैथमेटिक्स है बड़ा कर दिया जाएगा। तो ये समझिए ये काफ़ी बड़ा जंप है
V1.5 जो अभी तक लॉन्च हो रहा था, वही समझिए ये लॉन्च कर चुके हैं इसको। अब रहा बात कि इसमें रिफ्लेक्शन के बारे में भी काफ़ी ध्यान दिया गया है, क्योंकि जैसे ही स्टारशिप लॉन्च किया गया था, स्टार लिंक के सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे, है सैटेलाइट सब छोटा, लेकिन बात है कि वो बहुत नीचे लो अर्थ ऑर्बिट में है, और उस ऑर्बिट पे बहुत ज़्यादा चीज़ है नहीं, मेजॉरिटी चीज़ मीडियम अर्थ ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी पे होता है। लो अर्थ ऑर्बिट पे बहुत सारे जैसे क्यूबसैट डालते भी हैं, पहली बात वो बहुत छोटे होते हैं और बहुत जल्दी नीचे आ जाते हैं। तो जितना ऑब्जर्वेटरी है धरती पे, जितना भी ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है, वो सबको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये स्टारलिंक के साथ दिक्कत हो रहा है कि वो सबका बैंड बजा दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि वो लो अर्थ ऑर्बिट में। तो बोले लो अर्थ ऑर्बिट में होने से ब्राइटनेस का क्या लेना देना है। आप ये समझिए, जब भी आप कोई चीज़ को देखते हैं तो उसे हम लोग नापते हैं, जैसे आप अंतरिक्ष की तरफ देख रहे हैं तो उसे हम लोग कहते हैं एंगुलर डायमीटर, कि वो कितना बड़ा दिख रहा है, जैसे कि इतना बड़ा है कि इतना बड़ा है, एंगुलर डायमीटर होता है। चांद जैसे मान लीजिए इतना बड़ा है और सूरज इतना है, क्योंकि सूरज दूर है, डायमीटर बड़ा होने से फर्क नहीं पड़ता, दूरी से फर्क पड़ता है। तो वही सैटेलाइट को अगर आप जियो स्टेशनरी पर उतने ही बड़ा साइज़ का, वो लगभग नहीं दिखता, क्योंकि वो बहुत छोटा, एंगुलर डायमीटर बहुत छोटा। लेकिन आप इसे लोअर अर्थ ऑर्बिट पर रख रहे हो जो कि बहुत नज़दीक है, आप 500 किलोमीटर के आसपास हो सरफेस से, तो उसका वही साइड इफेक्ट होता है कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, एंगुलर मतलब अगर आप टेलीस्कोप के नज़रिए से देखें वो बहुत बड़ा और बहुत ब्राइट है। और ऐसे आप हज़ारों लॉन्च करें तो चलिए एक दो तो कभी कभी परेशान कर, जैसे कि आईएसएस बहुत परेशान करता है, लेकिन वो एक चीज़ आप ऑर्बिट देख के एडजस्टमेंट कर लेते हो। लेकिन अगर आप पूरा ऑर्बिट ही कवर कर दे रहे हो, ऑर्बिटल शेल कवर कर दे रहे हो कि हर समय हर जगह पे सैटेलाइट के ऊपर सैटेलाइट है, तो भाई बात कैसे चलेगा, आप ये ब्लॉकेज कर देंगे। तो वही एंगुलर डायमीटर जो है बहुत बड़ा हो जा रहा है परसेप्शन में, क्योंकि मतलब समझ रहे हैं, बहुत नज़दीक है, तो ये सीरियस समस्या बन जाता है ग्रॉड। और ये वर्ल्ड वाइड ऑब्जर्वेटरीज की बैंड बजा रहा है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ अमेरिका के ऑब्जर्वेटरी का बैंड बजेगा, नहीं, ये चाइना के ऑब्जर्वेटरी का भी बैंड बजा दे रहा है। तो ये बहुत सीरियस समस्या है कि ऐसे ही अगर आप ऑब्जर्वेटरी को ब्लाइंड कर देंगे तो वो सीरियस बात है। तो V2 में बहुत सारा फीडबैक लिया गया, V1 में इन्होंने लॉन्च किया, बहुत शिकायत आया, फिर V1.5 में बहुत सारा फीडबैक लिया, उसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे शुरू से अच्छे से बनाया जा रहा है, सारा फीडबैक लेके कि क्या क्या कर सकते हैं। और एक होता है ना, जब भी फीडबैक ले लो लेकिन आपको ढंग से सॉल्व करने के लिए स्टार्ट से करना पड़ता है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से किया जा रहा है। तो इसमें डाला गया है डाइलेक्ट्रिक मिरर फिल्म, वो इस तरह के मिरर फिल्म होता है, मतलब कोटिंग के ऊपर कोटिंग, उसके ऊपर कोटिंग रहता है। ये सब अल्ट्रा हाई रिफ्लेक्शन तक जा सकता है, यानी कि ऑलमोस्ट 100% लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये खुद नहीं चमकेगा, ठीक है। और जिस जगह पे वो रिफ्लेक्टिव कोटिंग नहीं डाल रहे हैं उस जगह पे मैट ब्लैक कर रहे हैं, ताकि एकदम लाइट का रिफ्लेक्शन, यानी कि कितना बड़ा वो डिटेक्टर्स को ओवर सैचुरेट करेगा, वो बहुत कम हो जाएगा। फिर मतलब समझिए लो रिफ्लेक्टिविटी पेंट है बाकी सब जगह पे। और जो पैनल्स है, क्योंकि पैनल इसका 30 मीटर्स का है, बहुत बड़ा पैनल, मतलब एक बड़ा सा बस के साइज का पैनल है, सोलर पैनल। वो सब पैनल को ये ओरिएंट ऐसा कर रहे हैं कि जिस टाइम वो इक्वेटर ये गुजर रहा है, क्या बोलते हैं, ट्वाइलाइट जोन से गुजर रहा है, एंगल ऐसा रहे कि वो ऑब्जर्वेटरीज को सैचुरेट ना करें। डायलेक्ट्रिक मिरर्स हम लोग काफ़ी जगह पे इस्तेमाल करते हैं। वही समझिए कि उसका आप ऐसा कर सकते हैं, वो पूरी तरह से मिरर है, और जब बंद करेंगे तो वो पूरी तरह से ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, एब्जॉर्ब करने लगेगा लाइट। अच्छा ट्रिक होता है, इसी से समझिए आपका जितना भी लिथोग्राफी मशीन होता है, उसमें ये काफ़ी यूज़ होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट 99.999% तक आप लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हो उससे। तो रिफ्लेक्शन पे वही मेहनत किया जा रहा है कि इसको जिस जगह पे लाइट रिफ्लेक्ट होना है उसको एकदम परफेक्ट मिरर कर दो कि ग्राउंड में रिफ्लेक्ट करके ना जाए। पहला वो जो जगह पे रिफ्लेक्शन नहीं करना है वहाँ पे मैट पेंटिंग कर दो, लो रिफ्लेक्टिविटी यानी काला पेंट कर दो। और ओरिएंटेशन, क्योंकि सोलर पैनल बहुत बड़ा है, उसको उस हिसाब से एडजस्ट करो ताकि ग्राउंड में रिफ्लेक्शन कम जाए। तो ये सारा सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए मेहनत किया जा रहा है। और ये भी समझिए चांसेस है कि इसके बाद और डिज़ाइन चेंज किया जाएगा, क्योंकि स्पेसएक्स स्पेसएक्स भी खुद भी चौंक गया कि इतना बड़ा इनका सैटेलाइट्स दिख रहा है। बोल रहे हम लोग ट्राई नहीं किए थे, हम लोग क्या डालते थे लो अर्थ ऑर्बिट में, डालते थे क्यूबसैट, वो 1 किलो का होता था। आप डाल रहे हो 800 किलो का, तो अंतर वही होता। प्लस इतना बड़ा सोलर पैनल है और वो इतना नज़दीक है, क्योंकि वही वही सोलर पैनल अगर आप जियो स्टेशनरी में डालें लगभग दिखेगा भी नहीं ठीक से। वही आप डाल रहे हो, क्योंकि जियो स्टेशन होता है 36,000 किलोमीटर में, और अब आप डाल रहे हो जो चीज़ एकदम बगल में 500 किलोमीटर्स पे, तो वही गड़बड़ वही हो जाता है कि एंगुलर डायमीटर बहुत बड़ा है। तो ये बहुत सारे ऑब्जर्वेटरीज की बैंड बचा रहा है। बाकी सारे देश उतना कंफर्टेबली नहीं बोलेंगे ना कि हाँ मतलब आप ये कर दो, हमारा ऑब्जर्वेटरी खराब हो रहा है पे चलते, तो समस्या सीरियस है, तो इस पर सीरियसली काम किया जा रहा है। देखिए ये जब मतलब इसका कुछ दिन बाद जब इसका फाइनल ऑर्बिट अचीव कर जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, तब फीडबैक आएगा कि नहीं कि वो मतलब सक्सेसफुल हुआ कि फेल हुआ। अब बात करते हैं इंजन पे। तो इंजन पे सबसे बड़ा वही समझिए कि आयन थ्रस्टर जनरली आपका जेनॉन इस्तेमाल करता है। जेनॉन आपका हो गया, आपके पास चार मतलब तीन ही मेन ऑप्शन होता है कि जेनॉन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, आर्गन हो गया। तो इसमें यही समझिए कि एक्सपेंसिव बहुत है आपका जेनॉन। और जेनॉन के साथ सबसे बड़ा ये दिक्कत है कि वो सप्लाई भी लो है, यानी कि अगर आप एक बड़ा कॉन्स्टलेशन खोल रहे हैं, हम 40,000 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जेनॉन का सप्लाई बोलेगा भाई हमसे नहीं होगा, सप्लाई ही कम है। फिर तो इसीलिए मार्क 1 जब बनाया गया था तो उसमें वो क्रिप्टॉन यूज़ कर रहे थे, जो कि जेनॉन से सस्ता है। लेकिन वो भी मार्क मतलब ये टेक्नोलॉजी था, उसे ऐसे समझिए कि जस्ट ट्राई कर लो, बाद में बदल देंगे।
तो ट्राई कर लिया, अब बदल रहे हैं मार्क 2 से जो आर्गॉन है। आर्गॉन सुपर चीप है, ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी एयर डिस्टिलेशन प्लांट है, यानी जो हवा को निकालते हैं, जो आप जनरली लिक्विड ऑक्सीजन देखते हैं या ऑक्सीजन देखते हैं, वो जनरली हवा से निकाला जाता है। जितने भी नाइट्रोजन है वो हवा से निकाला जाता है, हवा को लिक्विफाई करते हैं, उससे मतलब लिक्विड नाइट्रोजन, आपका लिक्विड ऑक्सीजन, ये सब निकलता है, उसमें लिक्विड आर्गॉन भी निकलता है। तो आर्गॉन का हमारे पास बहुत सप्लाई है, बहुत बहुत सप्लाई है, और वो सबसे सस्ता गैस है आयन थ्रस्टर्स के लिए, तो इसमें वही इस्तेमाल किया जा रहा है। और रहा बात, क्योंकि सोलर पैनल बड़ा है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर बम बम मेहनत किया गया है। ये 2.4x थ्रस्ट दे पाएगा, यानी कितना जोर लगा पा रहा है उसमें बढ़ा दिए हैं, और कितना माइलेज दे रहा है, माइलेज भी बढ़ रहा है, 1.5x का स्पेसिफिक इंपल्स बढ़ जा रहा है, यानी कि माइलेज भी अच्छा खासा बढ़ गया है और आपका थ्रस्ट तो काफ़ी बढ़ गया है। और ये सब इसलिए पॉसिबल हुआ कि इनके पास सोलर अरे बहुत पावरफुल है। लेकिन हाँ, ये समझिए, देखने में ये सब लगता है बहुत पावरफुल है एकदम, ये है, लेकिन थ्रस्ट हल्का है, मतलब कि आपके हाथ पे अगर हम ये लगा दिया और आप ऐसे करोगे, कुछ नहीं होगा। ये आयरन मैन का थ्रस्टर नहीं, टुई टुई करेगा, वैसा नहीं है। और ये एक कंपनी इन्होंने खरीदी थी, स्वार्म टेक्नोलॉजीज करके, वो कंपनी मतलब स्पेसएक्स ने एक्वायर किया था, वो कंपनी ने डेवलप किया है इस टेक्नोलॉजी को। एक कंपनी इसीलिए एक्वायर किया गया था क्योंकि ये लोग बहुत छोटे छोटे माइक्रो क्यूबसाइट्स लॉन्च करते थे और इसमें थ्रस्टर्स डालते थे, मतलब इनके पास थ्रस्टर बनाने का बहुत एडवांस पेटेंट और टेक्नोलॉजी और स्किल सेट था। तो स्पेसएक्स ने इसको खरीद लिया, यही फायदा वो उठा रहे हैं कि अब आर्गॉन थ्रस्टर्स इनके पास आ रहा है, जो कि पावरफुल भी है और माइलेज भी अच्छा दे रहा है। तो ये इंजन में डेवलप हो रहा है। इससे अब फायदा कि हाँ, अब अगर कोई बोलता है कि भैया मुझे 40,000 सैटेलाइट लॉन्च करना है, तो अब ये नहीं कि भैया गैस हुआ कहाँ से आएगा, गैस है सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं, और ख़त्म नहीं होने वाला भी रिसेंटली। तो ये इंजन में इन्होंने डेवलपमेंट कर लिया। अब ये सारे को अपग्रेड्स लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली काफ़ी बड़ा अपग्रेड किया जा रहा है कि इनका बैक हॉल जो है, यानी कि सैटेलाइट टू सैटेलाइट, जो कि अभी भी लेज़र नहीं इस्तेमाल हो रहा है, तो उसे ई बैंड में शिफ्ट कर रहे हैं। ई बैंड होता है यानी 60 से 90 गीगाहर्ट्ज़। तो आप लोग सुनो भाई, गीगाहर्ट्ज़ जितना बढ़ाते जाते हो रेंज कम होते जाता है। आप लोग अपने वाईफाई राउटर में देखते होंगे 5 गीगाहर्ट्ज़ का रेंज जो होता है वो कम होता है 2.5 गीगाहर्ट्ज़ से। तो यहाँ ये इतना ऊपर चल जाए, स्पेस में कैसे काम करेगा? बात है, स्पेस वैक्यूम है। दूसरी बात, ये सब फेज शिफ्ट होता है, जितना आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं फेज शिफ्ट करना उतना आसान हो जाता है। तो 60 टू 90 गीगाहर्ट्ज़ को फेज शिफ्ट करके एक दूसरे से बात करना है। प्योर वैक्यूम में आप हैं, आराम से कम्युनिकेशन हो जाता है, और गीगाहर्ट्ज़ बढ़ाने से थ्रूपुट बढ़ जाता है। तो यानी सैटेलाइट टू सैटेलाइट सबसे बेस्ट वही होगा, लेज़र एंड में वहीं पे जाना है इनको, लेकिन अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। तो सबसे सेकंड बेस्ट थिंग है ई बैंड में ये शिफ्ट करें, ई बैंड में ये बम बम कम्युनिकेशन करेंगे एक दूसरे के पीछे, और वही समझिए बहुत बेटर फेज शिफ्ट अरे टेक्नोलॉजी का, मतलब कि ऐसा नहीं कि पहले वाले में था ही नहीं, इसमें है, वो उसमें भी था, इसमें भी है, बस इसमें बेटर वर्जन। मतलब एक होता है ना कि किसी भी इंजीनियर को आप एक प्रोडक्ट बनाने बोल दो, बॉडी जंप बनाएगा, फिर बाद में आप उसे फिर से बोलो कि यही प्रोडक्ट दोबारा बनाओ और बेटर बन जाता है, वही वाला समझिए मार्क 2 प्रोडक्ट है। और ये सब चीज़ अगर सक्सेसफुल रहा तो नेटवर्क कंजेक्शन घट जाएगा। अभी नेटवर्क कंजेक्शन बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत सारे जगह यूएस में, क्योंकि यूएस की आबादी बड़ी है, बहुत लोग के पास ऐसा आ जा रहा है कि सैटेलाइट्स जो उनका चल रहा था, जो शुरू में 120 एमबीपीएस पे चल रहे थे, वो 5-10 एमबीपीएस तक उतर जा रहे हैं, क्योंकि कंजेशन बहुत आ रहा है नेटवर्क में। तो ये बेटर बैंडविड्थ, बेटर टेक्नोलॉजी टू हैंडल इट, ये सब जैसे होगा तो चांसेस है कि नेटवर्क कंजेशन घट जाएगा, और यही टेक्नोलॉजी को ये V2 में डालना चाहते हैं। तो ये समझिए V2 का लेज़र को छोड़ के बाकी सारा चीज़ टेस्टिंग होगा इसमें, और मोबाइल स्टारलिंक पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि अभी स्टारलिंक को मोबाइल ऑपरेशन पॉसिबल है, लेकिन उसके हिसाब से बना रहे हैं। सैटेलाइट ही अगर कमज़ोर लिंक है तो आप ज़्यादा उड़ने का कोई मतलब नहीं है। तो वो मोबाइल स्टारलिंक्स चालू करने के लिए इनको चाहिए V2 सैटेलाइट्स, और सैटेलाइट स्मार्टफोन के लिए भी V2 चाहिए। अब V2 ये है फाइनल कि ये स्टारशिप लॉन्च किया जाएगा, उसे धड़ 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 करके करेंगे। और ये सब बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट है, इन सबका टारगेट वेट हो रहा है अराउंड 1200 किलोग्राम, या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। वो बहुत बड़ा बड़ा सैटेलाइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि इतना बड़ा सैटेलाइट है, जैसे बोले अभी 30 मीटर का ये सोलर पैनल निकाल रहे हो, वो सब का पैनल कितना बड़ा होगा मैं जानना भी नहीं चाहता, बहुत बड़ा होगा। फिर सारे ऑब्जर्वेटरीज बोलेंगे हाँ भाई आपका हो गया, वो इतना बड़ा बड़ा है कि भाई वो बोल रहे कि धरती से बहुत नज़दीक है। यही सैटेलाइट अगर आप जियो स्टेशनरी में कर दो दिखेगा भी नहीं, लेकिन वो इतना लो अर्थ ऑर्बिट में रख, और इतने सारे आप डाल रहे हो, सारे ग्राउंड ऑब्जर्वेटरी बोलेंगे भाई एक काम करो हम बंद ही कर देते हैं। तो यही इसीलिए ये सारी चीज़ की टेस्टिंग की जा रही है V2 मिनी से। प्लस इनको कॉन्ट्रैक्ट में भी बचत मिल रहा है, कि नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट में पेनल्टी पड़ जाता है कि भाई आपने तो बोल दिया कि हम ये लॉन्च कर देंगे, अभी तक तो हुआ नहीं, और चांसेस है कि इस साल के अंत तक में शायद वो पहला टेस्टिंग हो सके कि ऑर्बिट में जा पाता है कि नहीं, जाके बूम होता है कि नहीं, ठीक से काम करता है कि नहीं, बहुत सारा टेस्टिंग होना है। तो ये अभी दिल्ली दूर है, तो दिल्ली दूर को बीच में निपटाने के लिए वही V2 मिनी लॉन्च किया जा रहा है, और टेस्टिंग बहुत सारी टेक्नोलॉजी की हो जाएगी। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन V2 मिनी स्टारलिंक सैटेलाइट के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने फ्री देखा, ज्वाइन कीजिए, बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।